और आइए 10 कदम में सबसे पहले बात करते हैं यूपी में अपराधियों पर कहर जो बरप रहा है पुलिस का, उस पर आपको बताएं कि महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। तो कहर बनकर टूट रही है यूपी सरकार अपराधियों पर। महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। योगी सरकार में बेटियों के गुनहगार बच नहीं पाते। आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। 2019 में 15,116 महिला संबंधी वाद निस्तारण हुआ। 193 मामलों में आजीवन कारावास की सजा। बलात्कार के मामले में 5 अपराधियों को फांसी। महिला अपहरण के मामले में 39% कमी आई। 2016 के मुकाबले 2020 में रेप के मामले 42% कम। तो आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं और आप समझिए कि 2016 में अगर हम बात करें और 2020 में हम देखें तो यूपी नंबर 1 है महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में। महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1। योगी सरकार में बेटियों के गुनहगार बच नहीं पाते। अजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। अजीत, हम आंकड़े दिखा रहे हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव ये आंकड़े हैं। 2016 से 2020 की बात कर ली जाए तो लगातार बढ़ा है नंबर अपराधियों को सजा दिलाने का यूपी में। देखिए, बिल्कुल सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध का मसला उसमें सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2016 और 2020 के मुकाबले महिलाओं से जो घटनाएं होती हैं 42% की कमी आई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अब तक 193 लोगों को आजीवन कारावास मिल चुकी है और 15,116 मामले हैं जो निस्तारित हुए हैं। इसके साथ ही आज ही देखिए सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि 20,000 मामले महिलाओं से किए गए अपराध के लंबित हैं अदालतों में। उसके लिए हाईकोर्ट अपने जिला जजों को चिट्ठी लिखकर ये कहे कि उस मामले निस्तारित किए जाएं और जिससे इनको सजा दिलाई जा सके। तो महिला सुरक्षा को लेकर 17 से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में पखवाड़ा भी चलाया जाएगा और हर जिले में एक महिला अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बिल्कुल अजीत, और विपक्ष को देखने चाहिए ये आंकड़े। जो विपक्ष बार बार हमला करता है यूपी सरकार में कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में, तो उनको तो ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए कि योगी सरकार में अपराधियों की तो खैर ही नहीं है। एक तरफ ऑपरेशन क्लीन है और दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा। हर मोर्चे पर यूपी सरकार, योगी सरकार नंबर 1। बिल्कुल सही बात आपने कही कि सरकार ने लगातार कार्रवाई की और अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के भी आदेश दे दिए कि जो महिलाओं के साथ अपराध करते हैं अब उनकी तस्वीरें और पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे, सार्वजनिक किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। तो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष हमले कर रही है तो सरकार की तरफ से एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अजीत सिंह जानकारी के लिए। तो योगी सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है, ये आपको पूरी खबर बताएं, जिसमें पॉक्सो मामलों को लेकर उनको प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए पॉक्सो मामलों को। ये यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट किया है। पॉक्सो केस प्राथमिकता से निपटारों का अनुरोध हो, मतलब सबसे पहले ही जो प्रेफरेंस हो वो पॉक्सो मामलों को और उनको सबसे पहले निपटाया जाए। सभी जिला और स्तर कोर्ट को निर्देश देने का अनुरोध। 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा महिला सुरक्षा अभियान। प्रदेश की अदालतों में 20,000 से ज्यादा रेप के मामले लंबित हैं अभी भी। कोविड काल में 1835 मामलों का निपटारा और 612 आरोपियों को हुई है सजा। खबर देवरिया से, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर का जो दखल चल रहा है, अंदर खाने का, उसमें हंगामा मचा हुआ है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद मणि त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला ने मुकुंद मणि त्रिपाठी को रेप का आरोपी बताया, टिकट वापस लेने की मांग की है और इस पर पार्टी कार्यालय में हंगामा मचा दिया। ये देखते मुकुंद मणि त्रिपाठी के समर्थक भी आरोप लगाने वाली महिला के साथ मारपीट करने लगे। राष्ट्रीय सचिव के सामने ये मारपीट की गई। महिला ने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की थी। उसने पूछा, हम हाथरस की महिला सम्मान की बात करते हैं तो फिर रेप के आरोपी मुकुंद मणि त्रिपाठी को टिकट क्यों दे दिया? मैं कार्यालय गई और सचिन नायक जी के सामने अपनी बात रखने लगी कि आप लोग जो है एक रेपिस्ट मुकुंद भास्कर को टिकट दे करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप इसको वापस कराइए
और किसी साफ सुथरे छवि वाले को आप जो है कि टिकट दीजिए। जिला न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में अगर मुझे दोषी पाया गया हो या मेरे खिलाफ कोई सजा हो तो कोई बात करे तो अच्छा लगेगा। आरोप पूरी तरह निराधार है। आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, कांग्रेस के राजनीतिक दोहरेपन को आप समझिए इन तस्वीरों से। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं, तब क्या कांग्रेस को महिला सम्मान की बात याद नहीं आती है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसका जवाब देंगी क्या? हाथरस कांड पर महिला सम्मान की बात होगी तो फिर कांग्रेस कार्यालय में महिला से मारपीट पर चुप्पी क्यों? उमाशंकर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। उमाशंकर, ये महिला बात तो गलत नहीं कर रही है, बात पते की कर रही है, लेकिन एक खबर तो वो हो जाती है मारपीट की, दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? किस तरह से महिला के साथ मारपीट की जा रही है, सारे पुरुष वहां पर और एक महिला अकेली। कंजन, सबसे बड़ी बात बता दें, अभी हाथरस का जब कांड हुआ तो उसमें प्रियंका गांधी ने काफी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी और प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी हाथरस की घटना को लेकर बहुत समस्या थे और महिला सम्मान की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम देवरिया की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो शर्मनाक घटना हुई है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जब प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी के लिए इतना बड़ा राजनीतिक वो मायने रखती हैं, तो ये जो देवरिया में हुआ उस पर चुप्पी क्यों चाहते हैं? ये पूरी घटना जो है कांग्रेस कार्यालय में हुई। जो पीड़ित महिला है वह जो वहाँ पे राष्ट्रीय सचिव थे कांग्रेस पार्टी के, उनके सतीश नायक जी, उनको कंप्लेन करने गई कि जो मैं रोकती हूँ आपको। यहाँ पर उमाशंकर पांडे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उमाशंकर जी, ये वीडियो आप देख रहे हो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी अपनी? क्यों पीटा गया इस महिला को? बात तो सही कर रही है, रेप के आरोपी को प्रत्याशी कैसे बना दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। ये राजनीति का एक हिस्सा है और ये केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये सभी पार्टियों में होता है। सभी पार्टियों में सर राजनीति की बात नहीं करते यहाँ पर, सिर्फ आप इन तस्वीरों को देखिए। अगर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने सारे पुरुष खड़े हैं वहां पर और ये महिला अकेली है, थप्पड़ उस पर भी बरसे हैं, ये गलत नहीं है क्या सर? नहीं, ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं की जा सकती, ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है। नहीं सर, आपकी पार्टी तो महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात बढ़ चढ़कर करती है यूपी में, लेकिन इस तस्वीरों पर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए? देखिए, हर बात पे प्रियंका जी और राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश में महासचिव हैं, सचिव हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर, वो बनारस के हर मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, जबकि उनका संसदीय क्षेत्र है। हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर तो प्रधानमंत्री जी सर हाथरस का मामला नहीं, अभी हम इस खबर देवरिया की खबर की बात कर रहे हैं सर। ये तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली है। एक पार्टी जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करती है, उसके सारे प्रत्याशी कैसे चढ़ रखे हैं उस महिला पर, मारपीट कर रहे हैं। बात तो सही की है इस महिला ने कि रेप का आरोपी आखिरकार प्रत्याशी कैसे बन गया? सर आपका स्टैंड क्या है? आप अपना स्टैंड बताइए। क्या ये सही है तरीका एक महिला के साथ बर्ताव करने का भरी सभा में? आरोपी होना और अपराधी होना दोनों में अंतर है। ऐसे तो आप योगी जी को ले लीजिए, तमाम सारे मुकदमे उनके ऊपर भी हैं। लेकिन सर जो बात बैठ के की जा सकती थी, उसमें महिला को इस तरह से बदसलूकी करना भी तो गलत है ना। उस पर कभी प्रश्न उठा क्या कि योगी जी कैसे प्रत्याशी और मुख्यमंत्री बन गए? केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 307 से लेके रेप की कोशिश तक के मुकदमे हैं। कभी उमाशंकर जी, मैं बात कर रही हूँ इस महिला की सुरक्षा की। देखिए उसको किस तरह से थप्पड़ों से पीटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं देवरिया की, ये दो तस्वीरें जहां पर ये महिला अपनी आवाज बुलंद करती है, अपनी आवाज उठाती है और सीधे उंगली उठाती है उस शख्स के ऊपर जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। रेप का आरोपी है ये। आरोप भले ही हालांकि सिद्ध अभी ना हुए हों, लेकिन एक महिला के साथ भरी भीड़ में तमाम पुरुषों का इस तरह से व्यवहार करना भी गलत है। क्या इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर स्टैंड लेगी महिला के साथ? ये कई गंभीर सवाल होते हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद।
तो ये देवरिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस की ये महिला नेता ने मृतका के साथ हुई मारपीट का आप वीडियो देख रहे हैं। महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, हालांकि बताएंगे आपको, लेकिन आप दो तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से पहले महिला उंगली उठाती है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, और जब सब पुरुष वहां पर खड़े हो जाते हैं तो उसकी आवाज दबाने के लिए मारपीट की जाती है। इस खबर पर आपको यह भी बताएं कि देवरिया में जो घटा उसमें कांग्रेस की महिला नेता के साथ जो मारपीट हुई, उस महिला आयोग ने उस पर संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, जिन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने बाकायदा खबर का ट्वीट किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ये सभी बीमार मानसिकता वाले लोग राजनीति में कैसे आए हैं। बढ़ते हैं आगे। गोंडा के मनोरमा गांव से खबर है, जहां पर जमीन विवाद होता है। राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी जाती है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। आरोपी वारदात के बाद से मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांव के ही हैं और पुजारी सम्राट दास से उनका पुराना जमीन विवाद चल रहा है। पुजारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। अब पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके लोगों से पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया है। सम्राट दास उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस की मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल। प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत है। बिजनौर से खबर, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तराखंड के एक तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त होता है जब तहसीलदार अपने ड्राइवर और अर्दली के साथ नैनीताल से लौट रहे थे। तभी सरवनपुर नहर के पास ही उनकी कार रेलिंग तोड़ती हुई नहर में जा गिरती है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई और मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी और एसपी ने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने रेस्क्यू करके तीनों के शव बरामद किए। गांव के पास में पूर्वी गंगा नहर कार से लौट रहे उत्तराखंड के। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।